सो वेलकम बैक अगेन। तो सॉल्यूशंस के हम लोगों ने दो लेक्चर कवर किए, जिसमें पहला इंट्रोडक्टरी सेशन जो था उसमें मैंने बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। जिसमें मैंने तुम्हें ट्रू सॉल्यूशन बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेन किया कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, गैस लिक्विड क्या सॉल्यूशन होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में की। ठीक है, फिर मैंने सेकंड लेक्चर बनाया। सेकंड लेक्चर में मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया था, जिसमें अगर हम देखें तो हम लोगों ने कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स कवर कर लिए थे। कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स कवर कर लिए थे? तो हम लोगों ने कवर कर लिया था मोलैरिटी। ठीक है, हम लोगों ने कवर कर लिया था मोलैलिटी, और इनके बीच में कंपैरिजन में एनालिसिस की थी कि क्या है मोलैरिटी और क्या है मोलैलिटी, और क्यों, क्या डिफरेंस है, क्यों हम लैब में सारे सॉल्यूशन मोलैरिटी में बनाते हैं, मोलैलिटी में नहीं बनाते हैं। ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, तभी वो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था और बताना जरूरी भी था। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मेलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद शायद मोल फ्रैक्शन मैंने पहले पढ़ाया था और नॉर्मेलिटी मैंने बाद में पढ़ाई थी। ठीक है, मोलैरिटी मैंने पहले पढ़ाई, फिर मोलैलिटी, दोनों कंपैरिजन में, फिर मोल फ्रैक्शन पढ़ाया और फिर नॉर्मेलिटी पढ़ाई। तो इतने कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 कंसंट्रेशन टर्म्स और पढ़ लीजिए, छोटे छोटे हैं, बहुत टाइम नहीं लेंगे, और आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिनको ये 3 कंसंट्रेशन टर्म्स लगता है कि पहले से आते हैं, तो वो शुरुआत के 15 से 20 मिनट के वीडियो को स्किप कर दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा जहां से न्यूमेरिकल्स हम लोगों के स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है वेट बाय वेट परसेंटेज। उसके बाद एक और बचेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और फिर बचेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक और कवर कर लेंगे पीपीएम। ठीक है, तो ये कुछ जल्दी जल्दी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग आज कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, नंबर 5 लगाते हैं। नंबर 5 पे लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। तो ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये W बाय W भी लिख के आता है, कभी कभी परसेंटेज बाय वेट भी लिख के आता है, या फिर कभी कभी परसेंटेज बाय मास भी लिख के आता है। तीनों तरीके से ये लिख के आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें ध्यान रखिएगा ये जो W बाय W होता है, इसमें ये जो पहला W होता है ये सल्यूट के लिए होता है, और ये जो बाद वाला W होता है ये होता है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये कैसे आपको ये वाला कंसंट्रेशन टर्म यूज करना है, ध्यान देखिएगा। मान लीजिए आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आया और उसमें लिखा है 5% W बाय W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ऐसे लिख के आया है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 5% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लिख के आया है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से लिखा हो, या फिर लिखा हो 5% बाय वेट, या फिर लिखा हो 5% बाय मास, तो आपको क्या, इससे क्या समझना है? तो इसका मतलब होता है मींस 5 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, ये इसका मतलब होता है इस लाइन का। ध्यान समझ लीजिए कि 5% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब होता है 5 ग्राम यूरिया 100 ग्राम के सोल्यूशन में डिसॉल्व है। अब देखिए यहां से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई। आपको छोटा डब्लू का मतलब सल्यूट पता चल गया 5 ग्राम, ठीक है। आपको सॉल्यूशन का पता चल गया 100 ग्राम। अब ये बताइए सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट के लिए मैं स्मॉल डब्ल्यू लेता हूं, सॉल्वेंट के लिए कैपिटल डब्ल्यू लेता हूं। तो अगर मैं सॉल्यूशन को 100 रख दूं, तो यहां पे गौर से देखिएगा 100 इज इक्वल टू 5 कैपिटल डब्ल्यू। तो यहां से कैपिटल डब्ल्यू 95 ग्राम नहीं आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो इस इंफॉर्मेशन से आपको सॉल्यूट पता चल सकता है, ठीक है, और आपको सॉल्वेंट पता चल सकता है। अब मोलैलिटी का न्यूमेरिकल आ जाए, ध्यान से देखिए। मोलैलिटी का न्यूमेरिकल में क्या होता है? W अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W और 1000। अब देखिए W भी आ गया इस इंफॉर्मेशन से, सॉल्यूट वाला, और ये क्या होता था? सॉल्वेंट भी आ गया। ये है इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं, क्लियर है। और यूरिया सॉल्यूट है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट रख दीजिएगा, ठीक है। अब 5% W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया को हम 5 ग्राम किस तरीके से लिख देते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, ये किसके बराबर होता है? वेट ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं, अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। परसेंटेज बाय वेट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए परसेंटेज आपको कितना दिया है? 5, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटेगा, यहां पे 100 आएगा, 100 देखो यहां पे लगा है। यहां पे ये मत कहिएगा कि आपने यहां परसेंटेज क्यों नहीं लगाया। मैं अगर यहां पे परसेंटेज लगाऊंगा तो जब मैं इसको हटाऊंगा तो मुझे यहां पे 100 लगाना पड़ेगा नीचे, और वही तो 100 उधर लिखा है। तो इस वजह से जब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे हम परसेंटेज नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं इस वाली क्वांटिटी की जगह, इस टर्मिनोलॉजी की जगह जब मैं 5 रखूंगा ये वाला, तो मैं परसेंटेज नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज को हटा दिया है, नीचे 100 लगा दिया है और उस 100 को उधर भेज दिया है। क्लियर है? तो 5 लिख दिया। अब ये हमारा इस समय क्या है? वेट ऑफ यूरिया, क्योंकि हमारा जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो कंपोनेंट यूरिया है, अपॉन में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 है, क्योंकि परसेंटेज लगा है। तो परसेंटेज में चाहे जितने कंपोनेंट हो, जब वो सारे कंपोनेंट मिलाए जाएंगे और पूरा सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? 100, और यहां पे 100 लगाइए। तो ये देखिए फाइनली सॉल्यूट का वेट मिला कि नहीं मिला। इस वजह से हम 5% W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया को 5 ग्राम यूरिया लिख देते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, समझ में बात आ रही है? मैं कह रहा हूं क्लियर है ना, कि हम लोग कैसे
5% W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया को 5 ग्राम ऑफ यूरिया लिख देते हैं। तो आई होप ये वाला कंसंट्रेशन टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। रख कर रहा हूं मैं, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब अगर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो वो है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी लिख सकता है। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी लिख सकता है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सब तो न्यूमेरिकल है, मैं सब तो न्यूमेरिकल दिखाऊंगा आपको। अच्छा, अब यहां पर भी वही है, ये जो V/V परसेंटेज लिखा है, इसमें आगे वाला V सल्यूट ml में, पीछे वाला सॉल्यूशन ml में। ठीक है, अब मान लो जैसे ये न्यूमेरिकल है, आगे करने को मिलेगा आपको। मान लो उसने क्या दिया, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम aqueous solution of ethanol, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम aqueous solution of ethanol। तो क्या मतलब होगा इसका, 20 ml of ethanol dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, 20 ml of ethanol dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल मींस 20 ml of ethanol dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, अब इसका भी वही अप्रोच होगा जो वहां पे सेम अप्रोच था कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां से भी आप कैसे आप 20% को 20 ml में कन्वर्ट करेंगे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहीं पे मैं थोड़ा सा स्पेस लेके अगला कंसंट्रेशन टर्म भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नंबर 7, वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट कंसंट्रेशन कौन सा है, वेट बाय वॉल्यूम। अब ये आगे जो होता है ये सल्यूट है ग्राम में, पीछे वाला सॉल्यूशन है ml में। ठीक है, इसके लिए कोई और टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती, जैसे यहां पे यूज कर लिया था परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये ऐसे ही लिख के आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अच्छा ये आपको मिलेगा कहां पे, ये जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज होता है वेट बाय वॉल्यूम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाला कंसंट्रेशन टर्म आपका जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हो तो वहां पर ये यूज होता है। ठीक है, वैसे तो न्यूमेरिकल अगर मेरे पास है मैं इसमें करा दूंगा अलग से भी। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आया 5% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या मतलब होगा इसका, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in
100 ml ऑफ solution. 5% weight by volume aqueous solution of glucose means 5 gram of glucose dissolved in 100 ml of solution. अब देखो यहाँ पे W सल्यूट का था इसीलिए देखो इसमें ग्राम में लगाया है मैंने, वॉल्यूम सॉल्यूशन में था इसलिए देखो मैंने सॉल्यूशन पे 100 ml लगाया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 6th कंसंट्रेशन टर्म हो गया, ये 7th कंसंट्रेशन टर्म हो गया। एक और बात कर लेते हैं यहीं पे 8th ppm। अब ppm को देख लीजिएगा, बाय वेट है, ppm को देख लीजिएगा बाय वेट है कि बाय वॉल्यूम है। ठीक है, ppm को देख लीजिएगा बाय वेट है कि बाय वॉल्यूम है। अगर बाय वेट है तो क्या मतलब है, ध्यान सुनिए, एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। मान लो कह रहा है 2 ppm बाय वेट, 2 ppm बाय वेट aqueous solution of sucrose। 2 ppm बाय वेट aqueous solution of sucrose। तो क्या मतलब होगा, ध्यान सुनिएगा, ppm बाय वेट है, 2 ग्राम ऑफ sucrose dissolved in 10 to the power 6, 2 gram of sucrose dissolved in 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मिलियन कितना होता है, पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, तो 2 ppm का मतलब क्या हो जाएगा। अब खुद सोच के देखो, अगर मेरे पास 10 लाख ग्राम का सॉल्यूशन है, मैं उसमें से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद करिए मेरा लेक्चर 1, मैंने कहा था जब सॉल्यूशन बहुत बल्क में हो और उसमें सल्यूट बहुत कम अमाउंट में हो, ना के बराबर ही तो है, तो ppm यूज होगा। ठीक है, ppm का मतलब वो अमाउंट बहुत कम है सल्यूट का उस सॉल्यूशन में, वहां पर हम यूज करते हैं ppm बाय वेट। अब अगर यहां पर ppm बाय वॉल्यूम आ जाएगा तो यहां पे भी ml कर दीजिएगा, यहां पर भी ml कर दीजिएगा। फिर सुन लीजिए एक बात, अगर यहां पर बाय वॉल्यूम आ गया तो आपको क्या करना है, यहां पर ml कर देना है, यहां पे ml कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे और अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को पकड़ेंगे जिनमें देखिएगा आप सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कवर होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ H2SO4 इज 1.787 ग्राम पर ml एंड इज 86% बाय वेट। अभी देखो, आज की क्लास में जो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म मैंने कवर किया, वेट बाय वेट या बाय वेट, देख लो वही वाला आ गया कि नहीं आ गया। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने लिखा है यहां पे इसका सॉल्यूशन, तो ध्यान से देखिएगा, 86% बाय वेट। और एक चीज सुन लीजिए, जब आपको ये ना पता चले
कि वो सोल्यूशन किसमें बना है। जैसे यहां पर आप कंफ्यूज हो गए कि H2SO4 को किसमें डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाया गया है, तो वहां पर आप कंसीडर कर लेंगे कि वो सोल्यूशन वाटर में बना है, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाए यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो और निकालना क्या क्या है हमको देख लीजिए, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। एक क्वेश्चन कर लीजिए इस तरह का, इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपके सारे होंगे, सारे आपसे बनेंगे बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से, ठीक है। तो 86% बाय वेट aqueous solution of H2SO4 means 86 gram of H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यही मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेज लगा होगा आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये लाइन लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहां से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो पहला टर्म मैंने ये लगा दिया मोलैरिटी। अब मोलैरिटी निकालने के लिए आप पहले इसका फॉर्मूला लिख लिया करो, यही है फॉर्मूला। देखिए पता है न्यूमेरिकल बच्चों से क्यों नहीं होता है, बच्चों का अप्रोच ही गलत होता है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल का अप्रोच ऐसा रखिए कि सबसे पहले आप लिखा करें फॉर्मूला कि आपको चाहिए क्या। अब जैसे मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया W2000/m × V × ml। अब मुझे पता है ना कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो H2SO4 मेरा सॉल्वेंट है, मुझे सॉल्वेंट का वेट पता चल गया, मैं यहाँ पे 86 रख दूंगा। यहां पर मुझे क्या रखना होता था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, सॉरी सेकंड लेक्चर में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो आप H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, ठीक है। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो मेरे पास नहीं है। ध्यान समझ लीजिए, फॉर्मूला कह रहा है कि मुझे वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन का, तो मेरे पास वॉल्यूम है नहीं, मेरे पास वॉल्यूम नहीं है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिख के डेंसिटी रख दूंगा 1.787 मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां से वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन ये होगा। अब एक बात और सुन लीजिए, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। ये जो आप लिखा है ना, डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 का जो सॉल्यूशन पूरा प्रिपेयर है। अब वो सॉल्यूशन किसमें बनाया गया है, वाटर में, वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया है, उसकी डेंसिटी दे रखी है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। तो आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी रखनी है, सॉल्यूशन का मास रखना है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको यहां फॉर्मूले में क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से मैं देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, ये मैंने रख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया। अब एक चीज और देख लीजिए, मास किसमें होगा, ध्यान समझिएगा, मास ग्राम में होगा, डेंसिटी किसमें है, डेंसिटी किसमें है, ग्राम पर ml में है। देखो ग्राम से ग्राम तो बढ़ जाएगा, और ml नीचे है तो ml ऊपर चला जाएगा। तो ये भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है डेंसिटी कभी कभी आपको ग्राम पर ml की बजाय kg पर लीटर में दे दे, आप उठा के यहां पे रख दोगे और वो गलत हो जाएगी। तो ऐसे चेक कर लीजिएगा कि वॉल्यूम ml में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मेरा एक न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से समझाने का मतलब ये है कि इस टाइप का मैं आपको टाइप वाइज न्यूमेरिकल कराऊंगा। एक टाइप को पकड़िए, उस टाइप पे जितने सवाल आए वो सारे आपसे बनने चाहिए, इसीलिए मैं बहुत धीमे धीमे न्यूमेरिकल को बता रहा हूं। हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाए, पर समझिएगा चीजों। तो वॉल्यूम हो जाएगा 100/1.787
ml ऊपर चला जाएगा। अब आ जाइए यहां पर, वेट ऑफ सल्यूट 86, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट 98। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, न्यूमेरिकल जब बोर्ड में आता है तो मॉलिक्यूलर वेट बेसिकली लिख के आता है, ठीक है। और वैसे भी आपको 15 से 20 कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट याद होने चाहिए। जैसे ग्लूकोज है 180, सुक्रोज है 342, H2SO4 है 98, HNO3 है 63, S3PO4 98, HCl 36.5, यूरिया 60, एसिटिक एसिड 60, इथाइल अल्कोहल 60। तो आपको कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट याद होने चाहिए। और मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट मैंने बताई थी, भूलिएगा नहीं, ग्राम पर मोल, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कुछ कंपाउंड्स के आपको मॉलिक्यूलर वेट याद होने चाहिए पहले से, ताकि जब आप न्यूमेरिकल करो तो आपको ये ना करना पड़े जो ये आप 9th क्लास में करते थे कि 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक होता है, सल्फर एक है, एक सल्फर है, हर सल्फर का 32 होता है, 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन का 16 होता है, और फिर आप ऐड करते हो तो 98 आता है, ठीक है। ये नहीं करना पड़ेगा आपको। बाकी जब बहुत बड़ा कंपाउंड आएगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख के आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम रख देते हैं यहां पे, ठीक। अब ये ऊपर चला जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपकी यहां से क्या निकल आएगी, मोलैरिटी निकल आएगी, ठीक है। क्या निकल आएगी, मोलैरिटी। और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो मोलैरिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 15.68 मोलर, 15.68 मोलर। तो ये मेरी निकल के आई मोलैरिटी। एक न्यूमेरिकल को अगर आपने इस टाइप के कायदे से समझ लिया, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आपसे गलत नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है। बस समझिएगा अच्छे से जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरी क्या निकल आई, मोलैरिटी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इधर रफ कर दूंगा, उधर का भी मैं दिखाने दूंगा, ये मैंने रफ कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पे निकालूंगा मोलैरिटी, यहां पे क्या निकालूंगा मैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, M इज इक्वल टू W अपॉन M डैश कैपिटल W इंटू 1000, यही है मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो आपको पता है यहां तो 86 ही रहेगा क्योंकि सॉल्यूट H2SO4 है, मॉलिक्यूलर वेट 98। अब सॉल्वेंट पे आ जाओ, तो देखो सॉल्यूशन 100 का है, सॉल्यूशन 100 का है, सॉल्यूट 86 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्वेंट कितना बचेगा, 14। सॉल्वेंट कितना बचेगा, 14, ठीक है। सॉल्वेंट कितना बचेगा, 14। तो यहां से जो कैलकुलेट होके आएगा वो आपकी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। अब एक बात और सुन लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी न्यूमेरिकल आप करोगे, मान लीजिए आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का न्यूमेरिकल आया और आपने मोलैरिटी निकाली, और मोलैरिटी निकालने के बाद ध्यान से देखिएगा आपने ये M नहीं लगाया, मतलब कि इसकी यूनिट नहीं लगाई, तो टीचर के पास पूरा अधिकार है या हक है कि वो आपके 1 नंबर काट सकता है और आप उसको कुछ कह भी नहीं पाएंगे कि सर आपने मेरा मार्क्स क्यों काटा, अरे दे दीजिए, जल्दी में उससे मिस्टेक हो गई, ठीक है।
तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, यूनिट नहीं लगाई तो नंबर नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इट इज बेटर कि आपको इसमें एक भी नंबर ना मिले। फिर अगर आपको 2 नंबर का न्यूमेरिकल है और अगर आप एक नंबर अपना यूनिट की वजह से कट करवा दे रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आपको एक भी ना मिले, ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखें कि आप यूनिट नहीं गलत करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाल दी, मोलैरिटी। अब मेरी अगली बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगली बात, जब आप नॉर्मेलिटी निकालोगे, नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी का मैंने सेकेंड लेक्चर में एक फॉर्मूला लिखा था डायरेक्ट, जो इसके साथ कोरिलेट था। क्या था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। और H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है। H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है। कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 2 इंटू, ये आपके पास पहले से निकला हुआ रखा है, यहां पर रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 5 2 जा 30, ये आ जाएगा। बताइए गलत तो नहीं किया, सही किया। ये नॉर्मल लगा दिया मैंने। यूनिट जरूर लगाइएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वरना आपके न्यूमेरिकल करने का कोई फायदा नहीं है। आप घर में आके जोड़ोगे 70 आउट ऑफ 70 और वो बन जाएगा 07। समझ रहे हैं? अरे उतना भी नहीं बनेगा कि पता चले पूरा एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आया है, पर ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म निकाल दिए। 3 कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? मोलैरिटी निकाल दी, मोलैलिटी निकाल दी और हमने नॉर्मेलिटी निकाल दी। ठीक है, अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस क्या क्या बदलेगा, क्या बदलेगा, क्या चेंज करेगा? डेंसिटी चेंज कर देगा, सॉल्यूट को चेंज कर देगा, और बहुत ज्यादा ये बाय वेट वाली क्वांटिटी चेंज कर देगा। भाई 34% कर देगा, 36% कर देगा और आप निकालेंगे। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को करने के बाद इस तरह के 4 क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगा। उन चारों क्वेश्चंस में आपको ये निकालना है, उन चारों क्वेश्चंस में आपको ये निकालने हैं। ठीक है, और आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके आंसर कितने आ रहे हैं क्वेश्चन सीक्वेंस में लिख के, कि क्वेश्चन नंबर 1 में इतना आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इतना आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, एक लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बचा है, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 की बात करूं तो क्या होगा? मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही होगा। भाई मैंने मोल फ्रैक्शन में क्या बताया था? ऐसे गोला बना लो, कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट हैं। इसको मैंने H2SO4 कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया? वाटर कह दिया। अब H2SO4 के मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और वाटर की भी कैसे निकालोगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो चलो भाई, गिवन वेट H2SO4 का 86 अपॉन 98, 86 अपॉन 98, और सॉल्वेंट का वेट 14 और इसका मॉलिक्यूलर वेट 18। ये देखिए, इससे क्या निकल आएगा? H2SO4 का मोल फ्रैक्शन। अब एक चीज और सुन लीजिए, स्पेस का इशू है इसलिए यहां पे लिख रहा है। मान लीजिए आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मैंने बताया था कि जब 2 कंपोनेंट हो तो एक का मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है,
एक का मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब देखिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, अगर मैं कैलकुलेशन कर दूंगा तो लेक्चर और लेंथी हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा कि बहुत लंबा लेक्चर हो गया, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ ये आंसर सही है। ठीक, अब एक बात और सुन लीजिए, और आपको कैलकुलेशन करने में इजी दिक्कत नहीं होगी, खास करके आईसी बोर्ड वालों को। भाई डोरेमोन का गैजेट है आपके पास 2 × 2 = 4 करने के लिए, तब क्या परेशानी है, आराम से कर लीजिएगा। आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं रिप्लाई करके बता सकूं कि आपने जो आंसर कैलकुलेशन के बाद निकाला है वो सही निकाला है कि गलत निकाला है। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया। तो देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसा न्यूमेरिकल मैंने किया वैसे ही मैंने 3 न्यूमेरिकल ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। पहला है द डेंसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज 0.9 ग्राम पर ml एट 27% बाय वेट। Density of H2SO4 is 1.9 gram per ml and 99% H2SO4 by weight. A sample of H2SO4 is 15% by mass and its density is 1.1 gram per cc. In all above numericals, calculate molarity, normality, mole fraction, molality, normality, molarity और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल आपको करना है जो मैंने आपको पीछे कराया है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा सीक्वेंस में कि क्वेश्चन नंबर 2 में मोलैरिटी क्या आ रही है, नॉर्मलिटी क्या आ रही है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रही है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ रही है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक नए टाइप का क्वेश्चन, फिर उसके बाद आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा टाइप 2। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार आपके इंटरनल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और पूछा गया है हाफ ईयरली में, कंपैरेटिव में या प्री बोर्ड में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और 11th के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन टर्म्स 11th में कुछ और होते हैं, 12th में कुछ और होते हैं, 11th वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप 2 मैंने क्या लिया है, टाइप 2 जो है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में 0.45 है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन लिख के दूंगा, आपको आप करिएगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, और क्या पूछ रहा है, वेट परसेंटेज ऑफ अ बेंजीन इन द सॉल्यूशन। परसेंटेज ऑफ वेट निकालिए बेंजीन का सॉल्यूशन के अंदर, 2 पार्ट निकालने हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने जब बता के रखा है, जब भी आपके सामने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन का सवाल आए तो आपको ऐसे एक सर्कल बनाना है, इलिप्स कह लीजिए, और आप लिख दीजिए इसमें बेंजीन है और क्लोरोफॉर्म है। एक कंपोनेंट बेंजीन है और एक कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म है। B stands for बेंजीन, C stands for क्लोरोफॉर्म। अब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.45 है कि नहीं है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.45 है। तो ये बताइए, यहां पे लिख रहा हूं मैं, मुझे पता है कि जो XB प्लस XC है वो 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 कंपोनेंट है और 2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो यहां से XC कितना होगा, 1 माइनस XB, तो 1 माइनस 0.45, 0.55, ये आपका क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे यहां पे तो लाइन लिखी थी कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो आपको पता चल रहा है कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। कुछ केसेस में आपको अगर ना पता चले कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो वैसे तो मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पर हाँ मोलैरिटी में आपको दिक्कत करेगा वो चीज। मतलब जब आपको मोल फ्रैक्शन दिया हो
और आपको मोलैलिटी निकालनी हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखिएगा जब मैं आगे करूंगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोगे। तो ध्यान सुन लीजिए, जिसका मोल फ्रैक्शन कम होता है वो सल्यूट है, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। फिर सुन लीजिए, जिसका मोल फ्रैक्शन कम है वो सल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे मेरा जो दूसरा कंपोनेंट है वो कितना आ गया 0.55, आप समझिएगा। अच्छा ये बताइए XB क्या होगा? XB क्या होगा? NB अपॉन NB प्लस NC होगा कि नहीं होगा? और XC क्या होगा? NC अपॉन NC प्लस NB, यही होगा कि नहीं होगा? XB क्या होगा? NB अपॉन NB प्लस NC, और XC क्या होगा? NC अपॉन NC प्लस NB। ठीक है, अब समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि XB ऊपर रहना चाहिए और XC नीचे रहना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो अभी के लिए याद रखिए, सल्यूट ऊपर रहेगा डिवाइड करते समय, सॉल्वेंट नीचे रहेगा। तो यहां पे आपने लिख दिया XB अपॉन XC, डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? NB अपॉन NC, और इसके इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं कि XB 0.45, XC 0.55। ठीक है, तो मेरे को यहां से क्या पता चला कि NB अपॉन NC क्या है 45 अपॉन 55, 45 अपॉन 55 क्या मिलेगा? 5 टाइम्स 45, 5 11 55, मतलब NB अपॉन NC क्या आया 9 अपॉन 11। ठीक, आप समझिएगा बहुत ध्यान से। इसके बाद NC इधर भेज दीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हो सकता है कि आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला याद हो कि मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन से मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, पर आपको लॉजिक तो पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है। तो क्वेश्चन कैसे हो रहा है और हम कैसे मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकाल रहे हैं, इसका फील भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अभी पहला चैप्टर पढ़ा, 5 फॉर्मूले, आपसे कहा गया एक और याद कर लो, तो आपने कहा ठीक है आने दो, आपने आने दिया। फिर आप मूव हुए, आपने फिर एक फॉर्मूला लिया, टीचर ने फिर से कहा एक फॉर्मूला और याद कर लो, फॉर योर सिंप्लिसिटी एंड फॉर योर आसान तरीके से आपका क्वेश्चन हो सके। पर कितने फॉर्मूले याद करोगे? बोर्ड के एग्जाम से एक दिन पहले जब उस कॉपी को दोबारा पलट के देखोगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए जितने कंसंट्रेशन टर्म्स मैं बता रहा हूं ना, इतनों को खाली ध्यान रखिएगा, वरना फॉर्मूला तो मैं भी ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता हूं, बुक से ही तो लिखना है, क्या दिक्कत है? पर मत करिएगा, समझ के करिए, भले हो सकता है 1 से 2 मिनट ज्यादा लग जाए। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री का पेपर अगर आपको आता होगा तो वो 3 घंटे का नहीं होता बोर्ड का, बहुत ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। केमिस्ट्री का पेपर अगर आपको आता होगा पूरा तो वो 3 घंटे का होता ही नहीं, वो 2 घंटे से 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। तो टाइम बचा के क्या करोगे? 5 बार रिवीजन, 10 बार रिवीजन, तब भी 10 मिनट बचे। तो अच्छे से करें ना, क्या पता आप जो फॉर्मूला याद करके गए हैं वो आप वहां पर आपसे कुछ मिसप्लेस हो जाए, वैल्यूज रखने में गलत हो जाएगा। लॉजिक से करिए, गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपकी एज योर विश, जैसा आपको सही लगे, आपकी इच्छा। तो मैंने एनसी इधर भेज दिया, अब समझिएगा ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, आपको क्या करना है, एनसी होगा क्या? अब आपको ये पता है कि जो एनसी होगा वो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा कि नहीं होगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा कि नहीं होगा? मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? कितने मोल्स सल्यूट के 1000 ग्राम के सॉल्वेंट में है? फिर से सुनिए, कितने मोल्स सल्यूट के
1000 ग्राम के सॉल्वेंट में है, मतलब आपको गिवन वेट सॉल्वेंट का कितना रखना है, 1000। डेफिनेशन से देखिए ना, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसीलिए मैंने सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम ले लिया, 1000 ग्राम मैंने ले लिया। अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे भाई, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 3 into 35.5, तो 13 प्लस 106.5 आते हैं, मतलब आते हैं 6, ये आ जाएगा 119.5, यहां रख दीजिएगा। अब यहां से जो निकालोगे वो क्या होगा, आपको लगेगा यहां से जो निकलेगा वो तो मोलैरिटी है, अरे वो तो मोल्स हैं बेंजीन के, पर वो बेंजीन के मोल्स कितने ग्राम के सॉल्वेंट में है, 1000 ग्राम के सॉल्वेंट में है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, निकाले तो हमने बेंजीन के मोल्स हैं, पर वो मोल्स कितने ग्राम के सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं, 1000 ग्राम के सॉल्वेंट में। तो इसीलिए मैंने इन्हीं मोल्स को क्या कह दिया, इन्हीं मोल्स को मैंने क्या कह दिया, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इन्हीं को मैंने क्या कह दिया, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, पर मैंने वही कहा ना, कितने फॉर्मूले याद करोगे, वो आने दो आने दो आने दो वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, वो एक समय के बाद फिर यहां से क्या लगेगा, जाने दो जाने दो जाने दो। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन, समझिएगा बहुत ध्यान से, नोट कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं करना है आपको, यहां तक आपको जाना है, यहां तक आपको जाना है, यहां तक आपको जाना है। तो यहां तक जब हम जाएंगे तो हमारा एनबी की वैल्यू क्या आएगी, 9/11 इंटू 1000 अपॉन 119.5। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में मुझे कैलकुलेट करना है, 6.85 ये आ रहा है, 6 पॉइंट, मतलब यहां पर अगर मैं आंसर लिखूं तो आंसर क्या होगा, 6.85। ठीक है, यह आपकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। ठीक है, आप समझिएगा, अब यहां पे समझिएगा, ठीक है, यहां पे समझिएगा, यह आपकी मोलैरिटी हो गई। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहां पे देखिएगा, इसको मैं WB अपॉन MB लिख सकता हूं, WB अपॉन MB लिख सकता हूं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब समझिएगा, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट इधर भेज दूं बेंजीन का, अब बेंजीन क्या होता है, C6H6 कितना होगा, 78। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे यहां क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 78, क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 78। इसकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए जरा, इंटू 78, ये आ रहा है 534.04 ग्राम। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्यूट का वेट। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये क्या हो गया, सॉल्यूट का वेट। अब देखिए, परसेंटेज बाय वेट ऑफ बेंजीन, क्या होगा, बेंजीन का गिवन वेट, वेट ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल सॉल्यूशन का इनटू 100। अब पहले टोटल सॉल्यूशन जरा देख लीजिए, सॉल्यूशन किससे बना होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूट कितना निकाला है, 534.04, पूरा सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम, जोड़ो ऐड करो, ये पूरा क्या हो गया, टोटल सॉल्यूशन। अब यहां पे देखो, वेट ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन
ये देखिए मैंने क्या रख दिया, वेट ऑफ बेंजीन, ठीक है, पूरा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 34.9% के आसपास आएगा। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। हाँ ठीक है, 34.9% के आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया न्यूमेरिकल था, लगा कि अच्छा न्यूमेरिकल है। तो देखिए इसमें फील है कि न्यूमेरिकल कैसे हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे मैं चीजों को निकाल रहा हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला है तो मुझे तो नहीं याद है डायरेक्ट फॉर्मूला, भाई मैं नहीं याद करता, मुझे फॉर्मूलों को याद करने में बड़ी परेशानी होती है। मैं बहुत कम फॉर्मूलों पे अप्रोच रखता हूं, अपने कॉन्सेप्ट्स को मैं ज्यादा डील करता हूं ताकि मुझे आगे तक चीजें याद रहें। और आप भी अपने लिए ये रखिए कि आपको ताकि चीजें आगे तक याद रहें, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दो मैं क्वेश्चन इस तरीके से और लिख दे रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे जो आपको करने हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दो क्वेश्चन मैंने टाइप 2 पे और लिख दिए। पहला क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.15, फाइंड द मोलैरिटी एंड द वेट परसेंटेज ऑफ H2SO4। दूसरा क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन ऑफ टॉल्यून इज 0.50, फाइंड द मोलैरिटी एंड वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यून। इस क्वेश्चन में वेट परसेंटेज बेंजीन और टॉल्यून दोनों का निकालना है। तो कुछ मत करिएगा, पहले बेंजीन का निकाल लीजिएगा। अब आपको पता है परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है, 100। परसेंटेज कितना होता है, टोटल 100 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। बेंजीन का निकालने के बाद टॉल्यून का आ जाएगा। टॉल्यून का जिनको फॉर्मूला मैं बताऊं ब्रैकेट में लिख लें, C7H8, मॉलिक्यूलर वेट 92 ग्राम पर मोल, बेंजीन 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आज इतना ही रखते हैं। लेक्चर वैसे थोड़ा लेंथी हो गया है, पर आप ये 5 न्यूमेरिकल करके आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, इतने ही न्यूमेरिकल हो पाएंगे क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। टाइप वाइज लेके चलेंगे। आई थिंक मेरे पास 10 टाइप के सवाल होंगे, ठीक है। अगर आप उन 10 टाइप के सवाल को कर लेंगे तो आपके कंसंट्रेशन टर्म्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं।